जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए बिहार का संपूर्ण इतिहास यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को लेके आए हैं, जो एक ही वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन होगा, यानी संपूर्ण बिहार इतिहास होंगे। तो चलिए ये हम लोग प्राचीन काल से स्टार्ट करते हैं। या यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है आपका दोस्तों दृष्टि का जो इतिहास है, घटना चक्र दृष्टि का, उसका है, जो बीपीएससी में अधिकांश क्वेश्चन को देखा गया कि इस बुक से आया है। इसके अलावा आप टीचर वाले में भी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि हाँ, इससे क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा आपका सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा है, या बिहार एसएससी है, तो उन सभी में ये बुक से क्वेश्चन दिख सकता है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो कहीं ना कहीं आपका अधिकांश जो बिहार से संबंधित एग्जाम है उसमें जो भी इतिहास से, बिहार इतिहास से क्वेश्चन आएंगे उन्हें छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से हम लोग देखेंगे। प्रागैतिहासिक इतिहास से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, इसमें देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल आता है, पूर्व पाषाण काल। और प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है। इसके कारण ये जो है ना, इसको प्रागैतिहासिक बोला गया है। ये देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल के समय में जो बिहार में कुछ ये शहर विकसित हुए थे, वो है, उसमें सबसे पहले जो देखा जाए तो मुंगेर था, फिर नालंदा था, उस वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में वो है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे जो भी शहर है, बिहार के जो भी शहर है, सब में प्राचीन देखा जाए मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर है। तो ये देख लीजिएगा, सबसे प्राचीन हो गया यानी पूर्व पाषाण काल। इसको मध्य पाषाण काल भी लेता है इसका, तो मध्य पाषाण काल भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल में भी मुंगेर, नालंदा वगैरह का लेता है। तो ये पूर्व पाषाण काल में जो है तीन शहर विकसित हुए थे, मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर। आगे देखते हैं दोस्तों नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में देखा जाए तो आपका ये है नव पाषाण युग का जो देखा जाए तो ये आपका चिरांद जो सारण में है ये विकसित हुआ था। चेचर हो गया जो वैशाली में है। ताराडीह हो गया आपका जो गया में है। मनेर जो है पटना में है। और सेनुआर सेनुआर जो है ना रोहतास में। तो ये पांच जो शहर थे, ये नवपाषाण युग के शहर है देखा जाए तो सबसे प्राचीन, अगर इस सभी में भी प्राचीन पूछेगा तो उधर आप जो पढ़े थे तो देख लेंगे, मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर सबसे प्राचीन था। ये नवपाषाण युग में ये विकसित हुए थे। उसके बाद ताम्रपाषाण युग देखते हैं दोस्तों। तो ताम्रपाषाण युग में आपका जो है, देख लीजिए यहाँ पे ताम्रपाषाण युग, इसमें आपका है सोनपुर विकसित हुआ था। ताराडी जो था गया वाला, वो ये और भी थोड़ा विकसित होने लगा था। उसके बाद मनेर हो गया पटना वाला, फिर से नुआर हो गया, चिरंद चिरांद हो जाएगा, और चेचर हो गया, चेचर वैशाली का, चिरांद हो गया सारण का, और माझी जो है ना, माझी, ये याद रखिएगा। ये सब विकसित हुआ था। पहले देखा जाए कि नवपाषाण काल में जो था, पहले जो था उसमें से ये यानी सोनपुर और माझी का जो उद्भव हुआ देखा जाए तो ताम्र युग में होता है। इसके पहले देख लीजिए ये सब था और ये था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 16 महाजनपद, छठी शताब्दी के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में स्थित महाजनपद। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ था, जिसमें बिहार से 3 महाजनपद थे। एक तो अंग था, यहाँ अंग दिया हुआ है। अंग के बाद में एक आपका वजी था। वजी के बाद में ये देखिए, ये वजी है। वजी के बाद में मगध था, यानी कि मगध, वजी और अंग, ये 3 था। और 16 महाजनपदों का जो वर्णन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया है। और जैन धर्म का भी ग्रंथ है एक, भगवती सूत्र, उसमें उसका वर्णन किया गया है 16 महाजनपदों का। तो इस छठी शताब्दी में याद रखेगा इसका उद्भव हुआ था। बात करें तो बिहार के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलता है कौन से ग्रंथ में, तो ये अथर्ववेद में याद रखेगा। अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ में इसका जानकारी मिलता है, ये याद रखेगा पहले अथर्ववेद में। यानी ऋग्वेद में भी उतना नहीं मिलता है जितना अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद याद रखेगा। अंक के बारे में देखा जाए तो अंक का राजधानी जो था ये आपका मालिनी, मालिनी बोलिए, चंपा बोलिए, चेनप्पो बोलिए। नहीं, हम लोग चंपा विशेष रूप से जानते थे लेकिन मालिनी नहीं जानते थे। तो याद रखेगा, अगर एग्जाम में मालिनी दे दे तो ये अंक का राजधानी था। इसी का अन्य नाम जो है चंपा और चेनप्पो था। इसका वर्तमान स्थिति देखा जाए दोस्तों तो ये हो गया भागलपुर और मुंगेर में। याद रखिएगा, भागलपुर मुंगेर में वर्तमान स्थिति अंक का हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं वज्जी, वज्जी का स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो देखिए वज्जी जो है यहाँ पे, वज्जी संघ में देखा जाए इसका राजधानी जो था आपका वैशाली, आधुनिक बसाड़ में था। ठीक है, बसाड़ में था। इसका और भी राजधानी होता है ना, जिसमें वैशाली, विदेह, मिथिला, इसका राजधानी 3 जगह रहता है। तो ये तीनों को माना जाता है। इसमें देखा जाए कि जो इसके संस्थापक थे, संस्थापक देख लीजिए वज्जी संघ का, तो नाभा निर्दिष्टि है या नमोदिष्टि, नाभा निर्दिष्टि या नमोदिष्टि, इनके संस्थापक थे वज्जी संघ के।
इसमें आज इसको जो है ना 8 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। वज्जी को 8 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। एक तो है आपका वज्जी ही था, दूसरा लिच्छवी था, तीसरा ज्ञात्री था, चौथा विदेह था, पाँचवा उग्र था, छठा भोग था भोग, और सातवां क्रू था, और आठवां जो था इक्ष्वाकु था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद जो था 8 गणराज्यों में विभक्त था, चाहे 8 संघ में विभक्त था, तो ये वज्जी हो जाएगा। और वज्जी के कौन-कौन 8 संघ थे जो हम लोग यहाँ ज़िक्र किए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आगे का जो महाजनपद है आपका मगध है। और मगध जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली इसको माना जाता था। ये मगध था। इसका जो है ना, इसका भी उल्लेख, जैसे में अंग का भी उल्लेख जो था आपका अथर्ववेद में था, इसका भी है, मगध का भी अथर्ववेद में है। इसके जो संस्थापक थे मगध का विदरथ है, याद रखिएगा, बृहद्रथ। और इसके ही पुत्र था जो जरासंध था, जो भीम के साथ महाभारत युद्ध में मारा जाता है। महाभारत में जो है ना 2 और इसको जरासंध को चीर देता है भीम। तो ये था, तो ये जरासंध याद रखिएगा। और ये बृहदत्त ये मगध के संस्थापक हैं। लेकिन राजगीर के बोलेगा तो ये बिंबिसार हो जाएगा राजगीर का संस्थापक। तो ये इसका राजधानी देखा जाए तो प्रारंभ में इसका राजधानी जो था गिरिव्रज राजगीर था। याद रखिएगा, ये राजगीर जो था ना 5 पहाड़ियों से घिरा था। एक तो वेबनारगिरी था, एक वैभवगिरी था, उसके बाद जो है कि रत्नागिरी था, स्वर्णगिरी था, और एक और था रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी, बेमारगिरी और विपुलगिरी। ये 5 जो महाजनपद थे, सॉरी ये जो 5 पर्वत थे, ये गिरिव्रज या राजगीर को मैंने सुरक्षा प्रदान करता था अन्य बाहरी विदेशी आक्रमण से। इसका परिवर्तित राजधानी बाद में जो है ना उदयन जो है पाटलिपुत्र करता है। फिर उसके बाद में जो है ना ये 461 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र करता है। और 1541 में आपका जो ये होते हैं शेरशाह सूरी, इसका राजधानी पटना कर देते हैं। तो याद रखिएगा 541 में 1541 में शेरशाह सूरी पटना कर देता है। उससे पहले उदयन 461 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बनाता है। गिरिव्रज से राजधानी को स्थानांतरित करके पटना कर देता है। आगे है दोस्तों, ये परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि पुरापाषाणकालीन एस्चुलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूल की झोपड़ी प्राप्त हुई है। तो ये जो है ना सबसे मैंने प्राचीन जो झोपड़ी प्राप्त हुआ है आपका मुंगेर से हुआ है। मुंगेर का जो है ना पैसरा जगह है, पैसरा जगह से मिला है। एस्चुलरी संस्कृति याद रखिएगा। और प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। प्रारंभिक पाषाण काल का जो कुल्हाड़ी है ये जठियन जगह है जो नालंदा में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वहाँ से ये सब प्राप्त हुआ है। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में देखा जाए तो ये इसके संस्थापक जो था बिंबिसार था। इसका समय देखा जाए तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। इसका वैवाहिक संबंध कौशल की राजकुमारी महाकौशला जो प्रसेनजित की बहन थी उससे हुआ है। और वैशाली की राजकुमारी चेलना जो चेतक की पुत्री थी उसके साथ हुआ। और एक जो है मद्र कुल की जो राजकुमारी क्षेमा थी उसके साथ हुआ, यानी कि क्षेमा से हुआ है, चेलना से हुआ है और महाकौशला से हुआ है। तो ये तीनों राजकुमारियाँ थीं जिनसे विवाह करके मगध को और भी शक्तिशाली बनाया बिंबिसार। आगे है दोस्तों, आगे देखा जाए तो इसका राजवैद्य जो था, जैसे बिंबिसार था, इसका राजवैद्य देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं। राजवैद्य आजीवक था। और इसके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है काश्यप संहिता, काश्यप संहिता के लेखक कौन है तो जीवक है। उसका राजवैद्य था बिंबिसार का। सेना में पहली बार जो है ना हाथी का प्रयोग जो है बिंबिसार किया था। सेना में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले बिंबिसार किया था। इसके बाद यहाँ पे है कि इसका उपाधि एक मिला था बिंबिसार को, श्रेणीय बोला जाता था इसको, श्रेणीय। और इसने जो है अंग को जीत लिया था। अंग जो हम लोग उधर देखें भागलपुर मुंगेर में पड़ता था, जिसका राजधानी चंपा या मालिनी था। ये आपका यहाँ का नरेश जो थे राजा यानी कि ब्रह्मदत्त थे। और ब्रह्मदत्त से जो है ना अंग को ये छीन कर मगध में मिला लिया था बिंबिसार। अब देखते हैं दोस्तों, मगध का शासक जो है दूसरा आपका अजातशत्रु बनता है, जो उनका पुत्र होते हैं। और इनकी जैसे बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बनता है। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। इसका जो देखा जाए तो चंपा का प्रांतपाल ये इनको बनाया गया था, चंपा का प्रांतपाल। और विवाह का एक स्थिति देखा जाए तो प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ इसका विवाह होता है। प्रसेनजित का पुत्री जो होता है, इसकी माँ महाकोशला होती है अजातशत्रु का, उसी अपने मामा के पुत्री से मैंने बेटी से ये शादी करते हैं वजीरा से। और इसका अन्य नाम है अजातशत्रु का कुनिक बोला जाता है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था, मैंने बाद में अनुयायी बनना, उससे पहले जैन धर्म को ये मानता था। आगे दोस्तों, इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 483 मैंने BC में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और ये राजगीर में ही हुआ था।
इसका देखा जाए विजय जो हुआ था, वैशाली पर विजय जो किया ये अजातशत्रु, 16 वर्षों तक ये युद्ध चला पहले, और वही प्रसेनजीत के साथ हो रहा था। उसके बाद जो है महा महाशिलाकंटक व रथमुसल अस्त्र का प्रयोग किया था ये युद्ध में। युद्ध में कौन सा युद्ध मैंने कि चीज़ का प्रयोग किया था? महाशिलाकंटक और रथमुसल अस्त्र का प्रयोग किया था, यंत्र का। तो महाशिलाकंटक था, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर को इससे बिगाड़ा जाता था। और स्थल मुसल जो था, रथ मुसल, इस रथ में जो है ना तलवार लगा होता था, जो आप महाभारत क्या बोलते हैं, बाहुबली मूवी देखे होंगे, जिसमें जो थंग वाली, क्या नाम था उसका, वो जो था बलाल देव, उसमें तलवार लगा के जो लोगों को काटते जाता है, तो वो इसी टाइप का हथियार का प्रयोग ये किया था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो कूटनीतिज्ञ था, वस्कार था और सुनिध था। वस्कार और सुनिध याद रखिएगा। और मखलीपुत्र गोसाल जो था ना, इसी के समय में ये युद्ध में ये मारा जाता है। मखलीपुत्र तीस जो था गोसाल, मखलीपुत्र पुत्र गोसाल जो था, ये इसी युद्ध में मारा जाता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है आपका यहाँ से इसमें है दोस्तों कि उदयन उसके बाद आता है, जिससे उसका मृत्यु होता है, यानी कि उदयन की हत्या करके जो है ना, सॉरी, ये अजातशत्रु की हत्या करके उदयन बैठता है। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक ये अपना शासन करता है। ये इसने जो है ना पाटलिपुत्र से की स्थापना करता है और इसको राजधानी बनाता है, ठीक है। यानी कि इसका पाटलिपुत्र का पुराना नाम है कुसुमपुर था, और ये पाटलिपुत्र स्थापित करता है, और राजगीर से यहाँ दिया है कि राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित करता है। और इसका उत्तराधिकारी देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो है आपका, सॉरी, उदयन का उत्तराधिकारी ये है आपका अनिरुद्ध। फिर उसके बाद में ये है मुंडक और नागदशक। नागदशक जो होता है हर्यवंश का अंतिम शासक होता है, याद रखिएगा, ये नागदशक है। नागदशक हर्यवंश का अंतिम शासक होता है। शिशुनाग उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होता है शिशुनाग ही होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका स्थिति को थोड़ा। देखिए ये शिशुनाग वंश है, और इसके जो संस्थापक शिशुनाग हैं, शिशुनाग के शिशुनाग, इसने जो है ना पाटलिपुत्र से राजधानी को परिवर्तित करके ना वैशाली लाता है शिशुनाग। और ये जो है ना नागदशक का आमत एवं काशी का राज्यपाल इसको नियुक्त किया गया था। जो नागदशक अंतिम हर्यक वंश का शासक था, इसी का ये राज्यपाल था, लेकिन इसको धोखाधड़ी से हत्या कर देता है शिशुनाग, और ये शासन शिशुनाग वंश का स्थापना करके शासन परिणाम कर देता है। इसके बाद देखा जाए तो शिशुनाग जो है ना, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, अवंती, वत्स, कौशल, इस सब को जीत के मगध में मिला लेता है ये। उधर जो है कि अंग को मिलाता है आपका बिंबिसार, और शिशुनाग जो है कि अवंती, वत्स, कौशल और मगध को विलय कर लेता है। अब देखते हैं कि यहाँ जो था आपका शिशुनाग देख लिया हम लोग। आगे देखते हैं इसका पुत्र जो है ना आपका कलाशोक है। तो कलाशोक क्या है कि इसका अन्य नाम जो है कलाशोक का, ये काकवर्ण है, ठीक है। यानी काला जैसा बहुत, मैंने ये जो था ना आपका बहुत काला था, यानी कि कौवा जैसा दिखता था, इसीलिए इसको काकवर्ण बोला जाता था। इसी के समय में दूसरा बौद्ध संगीति होता है। दूसरा बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में होता है, याद रखिएगा, 383 ईसा पूर्व में होता है। और ये जो होता है वैशाली में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें देखा जाए जो शिशुनाग वंश है, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है, नंदीवर्धन। और ये पंचमक भी इसको बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आता है नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में देखा जाए तो नंद वंश के जो संस्थापक होते हैं महापद्म नंद होते हैं। याद रखिएगा, इसने बहुत सारा उपाधि धारण किया था। महामध्य, महापधपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वक्षत्रांतक, अपरोपर परशुराम, द्वितीय परशुराम और कलिक का अवतार। इसके बाद इसका जो अथी था, मंत्री था, याद रखिएगा, इसका जो मंत्री था दोस्तों कल्पक था। ये मंत्री जो था आपका महापद्म नंद का कल्पक था, याद रखिएगा, कल्पक। उसके बाद में इसने विजय किया था, कई सारे क्षेत्र को जीत लिया था महापद्म नंद। एक तो इक्ष्वाकु वंश को हराया था, इस पर विजय किया, पंचाल को हराया, कोशल को हराया, कोशय को यानी कौशल को, कुरु को हराया, सूरसेन को हराया, वितिहोत्र को हराया, कलिंग को हराया, और है को हराया, और असमक को हराया। असमक जो था दोस्तों दक्षिण भारत के एकमात्र जो है महाजन पद था, जिसको हराया। इसी की राजधानी जो है पोटन या पोतली होता है, असमक का पोतली होता है। और कलिंग पर विजय हासिल करने वाला प्रथम प्राचीन शासक होता है जो कलिंग को जीतता है, महापद्म नंद, यानी अशोक से पहले ये जीतता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसकी जानकारी जो है ना, कलिंग से जिन भी मूर्ति उठाया गया वो उसका उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में, जिन की मूर्ति, कलिंग से जिन की मूर्ति जो है उठा के लाया था ये अपने यहाँ,
चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें जो है ना आपका जो नंद वंश था, नंद वंश में 9 शासक हुए। देख लेते हैं शासक कौन कौन है। एक तो उग्रसेन है, फिर उग्रसेन के बाद में पांडुगति है, गोविंद शानक है, गोविंद शानक, और फिर पांडुक है, पांडुगति पांडुक है, फिर भूत भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, कावर्त है, दर्श दस सिद्धार्थ दर्शक 10 सिद्दर्शक हैं, और घानानंद है। घानानंद या धानानंद बोलिए, ये धानानंद वही है जो आपका सिकंदर के समकालीन था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ घानानंद जो है ये नंदवंश का अंतिम शासक था। इसका अन्य नाम देखा जाए तो अग्रमीज है, अग्रसेन है, अग्रसेन, और जैंद्रमीज है, जैंद्रमीज। इसका सेनापति जो था भद्रसाल था, भद्रसाल। और मंत्री जो है सकटाल है, सकटाल। इसका मंत्री सकटाल था, और उसका कल्पक था, याद रखिएगा, कल्पक था। आज सिकंदर के समकालीन था, इधर तो हम लोग देख ही लिए, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए आप। कल्पक जो था आपका महापद्म नंद का सेनापति था, मंत्री था। अब आता है मौर्य वंश। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। मौर्य वंश का जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता है, ठीक है। और इसका मंत्री जो है चाणक्य होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहता है आपका चाणक्य का रहता है। इसका अन्य नाम देखें तो सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है, और सेंड्रोकोपट्स है, सेंड्रोकोपट्स और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये सब नाम इसका है। इसका नाम जो है ना ग्रंथ में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, जिसका पहचान इतिहासकार द्वारा किया गया। और इसका मृत्यु जो है आपका याद रखिएगा, स्वर्ण बेलगोला में संलेखन द्वारा हो जाता है। संलेखन का मतलब होता है दोस्तों कि भोजन धीरे धीरे कम करते जाना, और कम करके एक दिन पूरा छोड़ देना भोजन, और फिर प्राण का त्याग करना, ये संलेखन विधि कहलाता है। इसकी राजधानी जो देखा जाए पाटलिपुत्र था। इसी को यूनानी द्वारा जो है ना, जैसे मेगास्नित इसी के दरबार में आया था, तो ये पोलिबोथा पटना का बोला था। इसने एंडिका नामक पुस्तक लिखा था। आपका जो आया था आपका, तो पोलिबोथा बोला था आपका यूनानी, जो आपका ये आया था, एंडिका नामक पुस्तक लिखा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इधर है सेलुकट द्वारा युद्ध लड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य और सेलुकट द्वारा जो युद्ध हुआ था, दोनों मिलकर युद्ध जो है 305 ईसा पूर्व में लड़ता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि ये स्थान जो ना सिंधु नदी के किनारे जो है ना, ये युद्ध लड़ता है। परिणाम ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना विजय हो जाता है, और सेलुकट जो है वो अपनी पुत्री हेलेना का शादी जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और मेगास्थनी जो था ये इसी का राजदूत था, जिसके दरबार में आया था। सेलुकट निकेटर का राजदूत था मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और एंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिसके बारे में यहाँ का जानकारी मिलता है, पटना के बारे में जानकारी मिलता है, या भारत के इतिहास का जानकारी मिलता है। और अर्थशास्त्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राजनीतिक इसके शासन में हो रहा था, उसका राजनीतिक विधि विधान का जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वारा सेलुकट से पराजित किया गया था, और उसमें जो क्षेत्र इसको दे दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था आपका सेलुकट, ये है एरिया। एरिया यानी कि हेरात को दे दिया था, आराकोसिया यानी कि कंधार को दे दिया था, जेंड्रोसिया माने मकराना है, मकराना को दे दिया, और पेरीपीनिसदाई जो है ये काबुल को बोला जाता था। तो कौन कौन, हेरात, कंधार, मकराना और काबुल को जो है ना ये सिलवट दे देता है, और अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है। तो ये याद रखेंगे, 4 जगह जो है ना ये सिलवट द्वारा हड़पने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जीत कर और अखंड भारत का निर्माण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि बिंदुसार जो है ना इनका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। उधर जो हम लोग देखे बिंबिसार था, जो हरिया वंश का संस्थापक था। ये बिंदुसार है जो मौर्य वंश के में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इसका समय देखा जाए तो 298 से 273 ईसा पूर्व रहता है। इसका पिता का नाम जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी जिक्र किए थे, और माता जो थी दुर्धरा थी, दुर्धरा। और पत्नी जो था इसका, 2 पत्नी थी बिंदुसार का, 2 पत्नी, एक तो था धमा और दूसरा सुभद्रांगी, सुभद्रांगी जिससे अशोक का जन्म होता है। इसमें देखा जाए इसका जो जन्म हुआ था बिंबिसार का, बिंदुसार का, ये सिजेरियन तकनीकी से जन्म इसका हुआ था। यानी कि जो सिजेरियन का मतलब हुआ कि पहले जो होता था कि डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई थी जिसके पेट फाड़ कर जहाँ से होता है ना बच्चा को निकाला गया था। तो ये एक तरह से ऑपरेशन कहा जाए, सिजेरियन तकनीकी से इसका जन्म हुआ था। पहला शासक ऐसा ये था बिंदुसार। आगे है दोस्तों कि इसके मंत्री जो थे चाणक्य थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य में भी ये चाणक्य था, और बिंदुसार में भी था। और इसके अलावा जो है ना चाणक्य के बाद में आपका
खलाटक आता है। खलाटक याद रखिएगा कि बिंदुसार का जो मंत्री था खलाटक था चाणक्य के बाद। आगे है दोस्तों बिंदुसार का अन्य नाम देखा जाए तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम इसका पुकारा जाता है। तो देख लीजिए, इसमें है कि पुराण में जो है भद्रसार या बारीसार बोला गया है बिंदुसार को। जैन ग्रंथ में शीशसेन बोला गया है, शीशसेन। और यूनानी में जो है इसको अमृतचेट्स और अमृतो चेदीज ये बोला गया है। चीनी में इसको बिंदुपाल बोला गया, चीनी में इसको बिंदुपाल बोला गया चीनी ग्रंथ में, और संस्कृत में इसको अमृत घात बोला गया, अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घाट जो है ना बिंदुसार को संस्कृत में बोला गया है। तो ये हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। तो देखा जाए कि 232 में अशोक का मृत्यु हो जाता है, और इसका पिता जो है देख लीजिए यहाँ, ये बिंदुसार होते हैं। माता सुभद्रांगी, याद रखिए सुभद्रांगी जो इनकी माता है। और ये माता के अन्य नाम जो है धामा, माने अन्य माता जो थी, माता के अन्य नाम, अच्छा ये धामा उन्हीं का नाम था। इसके अलावा जो है ना धामा, पसादिका, जनपद कल्याणी, ये सब जो है ना इनकी माता का नाम था। पुत्र जो थे इनके 4 पुत्र थे अशोक के। एक तो जलौक था, महेंद्र था, महेंद्र याद रखिएगा, महेंद्र। और एक और जो संघमित्रा होती है उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में तीवर है और कुणाल है, याद रखिएगा कुणाल। जलौक, महेंद्र, तीवर और कुणाल जो है ना इनके पुत्र है, अशोक का पुत्र। इनकी पत्नी देखा जाए तो पत्नी जो थी 4 पत्नियां थी। एक तो देवी थी, पद्मावती थी, फिर करुआकी थी। इससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए थे, तो इनकी करुआकी नामक जो पत्नी थी करुआकी, उनसे प्रभावित हुए थे। उसके बाद में तिष्यरक्षी है, तिक्षरक्षिता, तिक्षरक्षिता है, तीस तिष्यरक्षिता, तिष्यरक्षिता, तिष्यरक्षिता इनकी पत्नी है, जिनको ये 4 पत्नियां थी, देवी, पद्मावती, करुणावती और तिष्यरक्षिता, ये 4 पत्नियां थी। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस पुत्री देखा जाए तो संघमित्रा और चारुमती थी। संघमित्रा और चारुमती 2 पुत्रियाँ थीं। और इसका मंत्री जो था राधा गुप्त थे, याद रखिएगा। इसका मंत्री कौन था, राधा गुप्त था। और अशोक का नाम देखें कि कहाँ में, कौन से पुराण में क्या नाम दिया गया, अभिलेख में कौन कौन नाम है। तो अशोक वर्धन जो है ना, ये विष्णु पुराण में अशोक का नाम वर्णन किया गया है। उसके बाद बुद्ध शाक जो बोला गया है, मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक बोला गया है अशोक के। मगधाधिराज में आपका मगधाधिराज जो बोला गया है भबरू लेख में, भबरू अभिलेख जो है उसमें मगधाधिराज बोला गया है। प्रियदर्शित राजा बोला गया है आपका बराबर की गुफा, जो अभी जहानाबाद में, पहले आपका गया में था। तो प्रियदर्शित राजा, ये हो गया बराबर की गुफा में। आगे है दोस्तों, आगे देखिए तो आपका राज्यो अशोक कंगनहली में बोला गया। कंगनहली नामक जो ग्रंथ वगैरह या अभिलेख है उसमें रानियों अशोक बोला गया है। उसके बाद है कि आपका देवनामप्रिय प्रियदर्शी जो है ना, ये रुक्मिणी देई निगलवा और रूपनाथ गिरनार, ये सब में बोला गया है। और महाराज कुमार जो है ना पनगोरारिया में अभिलेख में बोला गया है। पनगोरारिया अभिलेख में अशोक का नाम, अशोक जो मिलता है आपका मस्की, गुर्जर, नेतुर और उडेगोलन अभिलेख में मिला है। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि अशोक का जो है ना, अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता जो है टी पेंथलर है। ये 1750 ईस्वी में खोजे थे टी पेंथलर। आगे है कि सबसे पहले पढ़ा था, तो सबसे पहले जो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप्स पढ़ा था, याद रखिएगा। और लिपि जो था ब्राह्मणी लिपि को ये पढ़ा था, याद रखिएगा। आपका सीजीएल में बीएसएससी सीजीएल जो 3 हुआ है इस बार, उसमें पूछा था कि जेम्स प्रिसेप्स ने अशोक के कौन से अभिलेख को पढ़ा था। तो आप याद रखिएगा ये ब्राह्मणी अभिलेख को पढ़ा था। तो ये दिल्ली से टोपरा जो अभिलेख था, ये कौन भाषा में था, माने कि लिपि में था, ब्राह्मणी लिपि में था। इसी को पढ़ा था ये जेम्स प्रिसेप्स। और ये टोपरा से दिल्ली ले गया था आपका फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। लेखक अभिलेखों का जो लेखक था आपका चापड़ था, चापड़ जो लिखता था, अभिलेख का लेखक ये था चापड़। आगे है दोस्तों, आगे यहाँ पे है कि कुछ अभिलेख हैं और लिपि है इसका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की लिपि,
कौन सा किस लिपि में लिखा गया था? तो अरमाइक लिपि में जो था ना, यहाँ पर लक्ष्मण एवं तक्षशिला जो शिलालेख था अरमाइक लिपि में था। लघुमान और लघुमान, ये लघुमान समझिए, लघुमान और तक्षशिला। उसके बाद खरोष्टी में है। खरोष्टी लिपि में जो था दोस्तों, ये शहबाजगढ़ी और मनसेरा ये खरोष्टी में था। ब्राह्मणी में जो था दोस्तों, ये देख लीजिए, ये समस्त स्तंभ और गुहालेख, जो समस्त स्तंभ जो था और स्तंभ वो जो है ना टोपरा से दिल्ली ले गया था फिरोज शाह, वो ब्राह्मणी में था। तो याद रखिएगा, ये ब्राह्मणी को कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप्स, जो बीएसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। और दुभाषा वाला जो लिपि था दोस्तों आपका, ये अभिलेख था, दुभाषाई अभिलेख था वो, सन सनरेकुना अभिलेख, सनरेकुना अभिलेख जो था, ये अरमाइक और यूनानी भाषा में था, यानी अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि में था। ये द्विभाषी अभिलेख था, जो सरेन कुलना था। तो ये सब था ये। और इसके अलावा जो है ना, भाषा जो था इस सबका ये प्राकृतिक था, याद रखिएगा, ये दोनों को ब्राह्मणी और द्विभाषी जो था अरमाइक और यूनानी वाला, इसका लिपि की जो था भाषा जो था प्राकृतिक था। सबका भाषा देख लीजिए प्राकृतिक। आगे है दोस्तों कि बिहार में स्थित अशोक अभिलेख। तो बिहार में देखा जाए अशोक अभिलेख कहाँ है? तो लघु शिलालेख जो है आपका सासाराम जो रोहतास में है, वहाँ पे इसका मकबरा क्या शेरशाह सूरी का था, वहाँ पे ये मिला है आपका लघु शिलालेख सासाराम में। उसके बाद में अष्टम लेख जो है देखा जाए, अष्टम लेख तो लहरिया नंदनगढ़ जो है आपका पश्चिमी चंपारण में, वहाँ से मिला है। लहरिया अरेरा जो है ये पूर्वी चंपारण में अरेरा, यहाँ से मिला है। रामपुरवा जो है ना पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा याद रखिएगा, वहाँ से मिला है। एक जो है ना आपका केसरिया स्तूप, तो वो स्तूप है, याद रखिएगा, जो केसरिया पूर्वी चंपारण में ही पड़ जाता है। अब गुहा लेख देखे दोस्तों, तो गुहा लेख जो है, यानी गुहा लेख के मतलब हुआ गुफा लेख, गुफा में लिखा गया। जैसे बराबर की पहाड़ी या गुफा जो बोला जाए, गया में था, गया में कहीं कहीं जहानाबाद भी देता है। और उसके बाद इसके खोजकर्ता जो थे 1785 में हैरिंगटन हैरिंगटन जो है 1785 में अपना बराबर की गुफा का खोज किए थे। आगे है दोस्तों कि इसमें विदेशी जो है अशोककालीन विदेशी शासक, तो अशोक के समय विदेशी शासक कौन थे? तो एंटियोकस जो था आपका विदेशी शासक था, जो भारतीय नाम इसका अंटियोकस था। ये देश सीरिया के थे, याद रखिएगा। उसके बाद में टॉलमी फिलाडेल्फियस थे, ये जो था आपका मिस्र के शासक थे। टॉलमी फिलाडेल्फस जो थे, इसको भारतीय नाम जो है तुरमय बोला जाता था, तुरमय, और मिस्र का ये डेल्फट था। आगे देखें तो आगे शासक है आपका एंटियोकस याद रखिएगा, ये भारतीय नाम अंत्योकस था इसका, और मकदूनिया का ये शासक था, मकदूनिया का। उसके बाद मगध था, मगस इसका नाम मग बोला जाता था, और ये साइरिन और या सीरिन का ये शासक था। देश का नाम है साइरिन या सीरिन। एक था आपका, याद रखिएगा, ये एलेक्जेंडर का नाम जो ना अलिक सुंदर नाम इसका था, और ये था एपिरस, जो देश था वहाँ का था एपिरस। आगे है दोस्तों कि मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों ये। तो मौर्यकालीन प्रांत और राजधानियाँ देखा जाए तो उत्तरापथ जो था, इसका राजधानी जो था दोस्तों आपका तक्षशिला था। इसको उदीच भी बोलते थे। तो उत्तरा पक्ष का राजधानी तक्षशिला था। अवंती का जो था उदयनी बोला जाए या महिष्मती, ये इसका राजधानी था। उज्जैनी या उज्जैन बोले या महिष्मती, इसका राजधानी था अवंतिका। दक्षिणापथ का जो था दोस्तों सोनगिरी, याद रखिएगा, मौर्यकालीन। और प्राची या मध्य प्रदेश, इसका पाटलिपुत्र राजधानी था। ये मध्य प्रदेश मैंने उस समय बोला जाता था, ये बोला मध्य प्रदेश नहीं समझिए। प्राचीन या मध्य प्रदेश जो था पाटलिपुत्र इसका राजधानी था। कलिंग का तक्षशिला था, और कलिंग जीतने वाला प्रथम शासक जो है महापद्म नंद बोले थे। बाद में अशोक इसको भी जीतता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब आगे है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें दोस्तों, तो इसके संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। ये पिछला बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है आपका 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इसके जो पुरोहित थे यानी पंडित थे पतंजलि थे, जो महाभाष्य के लेखक हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख इसी के समय में जो है ना लिखा गया था, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। उसके बाद मैंने इसका जानकारी मिलता है देखा जाए तो, जिसे 2 अश्वमेध कराया था। उपाधि जो है इसका सेनानी औदभिज्य और कोसलाधिप, ये सब इसका उपाधि था। आगे देखें दोस्तों, इसका जो है इसमें कुल जो शासक था आपका 10 था। याद रखिएगा, शुंग वंश का 10वां शासक था। अंतिम शासक देवभूति था, और राजधानी पाटलिपुत्रा था। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्रा था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका कि कन्नौज वंश के बारे में देखा जाए तो कन्नौज वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव थे, याद रखिएगा। अंतिम शासक जो था आपका देवभूति था, इसका भी अंतिम जो शासक था सुशर्मा था, और ये देवभूति की हत्या करके जो है ना ये वासुदेव
कण्व वंश का स्थापना करता है, याद रखिएगा। अंतिम शासक जो देवभूति था शुंग वंश का, उसका हत्या करके ये शासक बनता है वासुदेव। और अंतिम शासक जो था कण्व का, ये सुशर्मा था। आगे देखते हैं। ये जो था आपका शुंग वंश, तो ये शुंग वंश को ही ब्राह्मण वंश बोला जाता है दोस्तों। इसमें से शासक था, शासक कुल 7 इसमें बता रहा है शुंग ब्राह्मण वंश में। एक तो देव वासुदेव था, नारायण, उसके बाद में सुशर्मा और भूमि मित्र। भूमि मित्र ये अंतिम था शासक शुंग वंश को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता, ये भविष्यवक्ता था जो जिसका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स जो अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अशोक के जो है ना सम्राट बनने की भविष्यवाणी किसने किया था? तो पिंगलवत्स, पिंगलवत्स, पिंगलवत्स। और बिंदुसार द्वारा सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई कुछ वस्तु था, जो अंगूरी अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक जो है मांग किया था, ये आपका एंटियोकस से बिंदुसार है। बिंदुसार आगे है दोस्तों। आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शरण बेरगुल्ला जाने वाले जैन जो आचार्य थे ये भद्रबाहु थे। वहीं पे सुलेखन विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद जो थी ये बिंदुसार का था, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद जो थी ये बिंदुसार की थी, याद रखें। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र जो थे, याद रखिएगा, एक था सुसीन, सबसे बड़ा था, और अशोक जो था ये छोटा था। अशोक छोटा था। आगे है दोस्तों कि पाल वंश वंश युगिन बिहार। अब पाल वंश के बारे में देखा जाए तो पाल वंश युगिन बिहार आता है दोस्तों। इसमें चलिए पाल वंश का देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो संस्थापक थे गोपाल थे, और इसका समय देखा जाए तो 750 से 770 था। ये मगध पर अधिकार ये किया हुआ था, और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल किया था। आगे है धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में देखा जाए दोस्तों तो धर्मपाल जो है ना, इसका समय 770 से 810 ईस्वी तक रहा था। इसका उपाधि जो था उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ये धारण किया था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया था, याद रखिएगा। विक्रमशिला है ना, तो विद्या विद्या से याद रखिएगा, विश्व से विक्रमशिला, ध से धर्मपाल। तो विक्रमशिला के भागलपुर में धर्मपाल किया था। इसके अलावा ने सोमपुरी का भी निर्माण किया था। सोमपुरी याद रखिएगा, सोमपुरी महाविहार का निर्माण जो नहीं बांग्लादेश में है ये। उसके बाद में है देवपाल आता है दोस्तों। देवपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है जो ये मुंगेर राजधानी स्थापित किया था। पहले उदनपुरी था, इसको मुंगेर लाता है देवपाल। ये इसका समय है 810 से 850 तक। प्रतिहार शासक जो है ना मिहिर भोज पर ये विजय हासिल करता है, यानी इसको हरा देता है। मिहिर भोज को हराता है देवपाल। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण जो है ना इसी के आदेश से, यानी कि देवपाल के आदेश से ये बालपुत्र देव जो है करवाता है। नालंदा का प्रधानाचार्य जो था उस समय वीरदेव थे, याद रखिएगा, आचार्य वीरदेव। उसके बाद दोस्तों मगध पर देखते हैं उत्तर गुप्त वंश के बारे में। तो मगध का उत्तर गुप्त वंश के बारे में देखा जाए तो इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। इसका संस्थापक जो था आपका कृष्णगुप्त था, याद रखिएगा, कृष्णगुप्त। और इसे वो गुप्त वंश जो है कि उसका श्रीगुप्त था संस्थापक, लेकिन ये कह रहा है मगध का उत्तर गुप्त, मानी कि ई गुप्त शासक लोग आते हैं जो अयोग्य होते हैं, बहुत कमजोर टाइप होते हैं, उन लोगों को उत्तर गुप्त में रखा गया है। तो उसका जो संस्थापक था आपका ये कृष्णगुप्त था, याद रखिएगा। पहले वाला जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद इसका अभिलेख जो है ना कि अफसद लेख में इसका जानकारी मिलता है उत्तर गुप्त के बारे में। आगे है सेन वंश। तो सेन वंश के बारे में देखा जाए दोस्तों तो इसका जो संस्थापक होता है विजय सेन होता है। ये कर्नाट वंशीय नान्यदेव पर इसने विजय स्थापित करता है, यानी कि जो विजय सेन है, नान्य वंश याद रखेगा, ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे। ये दरभंगा में कर्नाट वंश अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद में बलाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना कहते हैं। देखिए विजय सेन जो था ये लेखक भी था एक तरह से। बलाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर का निर्माण किया था। और ये सेन वंश का अंतिम शासक जो था लक्ष्मण सेन था, याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन है। इसके बाद है जो
दरबारी कवि के बारे में बात करें तो गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव थे, ये इसी के दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। और बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित इसको कर दिया गया था। लक्ष्मण सेन जब शासक था बंगाल के, उस समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था, तो उस समय लक्ष्मण सेन को हरा दिया था। और ये बख्तियार खिलजी जो विद्यालय था, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, उदंतपुरी हो गया, इस सबको ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखें तो यहाँ पे मिथिला आ गया क्वेश्चन आपका। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में हर एक क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। मिथिला का कर्नाट वंश, इसका जो संस्थापक था ये नान्यदेव था, याद रखिएगा, नान्यदेव मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक था। और पालवंशीय जो रामपाल का ये समकालीन था, नान्यदेव, याद रखिएगा, पालवंशीय शासक रामपाल का समकालीन था ये। उपाधि जो था कर्नाट कुलभूषण का उपाधि ये धारण किया था आपका नान्यदेव। इसके समय में राजधानी जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमरावगढ़ था, जो नेपाल में पड़ता है वर्तमान स्थिति देखा जाए तो। और प्रमुख जो शासक था इसमें देखा जाए नान्यदेव। उसके अलावा जो है कि आपका नरसिंह देव, जो बख्तियार खिलजी को ये टैक्स देना नहीं, नजराना देना शुरू कर दिया था। नरसिंह देव, याद रखिएगा, नरसिंह देव टैक्स देता था, यानी नजराना देता था। इसके बाद बात करें दोस्तों तो ये हरि सिंह देव आता है। ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक होता है। क्वेश्चन बीपीएससी में दोनों पूछा है कि संस्थापक कौन थे, तक नान्य देव थे, और अंतिम शासक कौन थे कर्नाट वंश के, तो हरि सिंह देव थे। याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय जो शासक था आपका, याद रखिएगा, यही था, हरि सिंह देव था। और ये पंजी प्रबंध, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था किसके समय में हुआ था, तो हरि सिंह देव के समय में हुआ था, याद रखिएगा। आगे है मिथिला का स्वर्ण युग। मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है हरि सिंह देव के युग समय को ही मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक होता है, देखिए आगे है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे है परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो आपका क्या करना है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, रामपाल हो गया। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था, तो यही रामपाल था। याद रखिए, कैवर्त विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैवर्त विद्रोह ये रामपाल के समय में हुआ था। आगे है दोस्तों कि कवि सोडल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी, तो ये धर्मपाल को दिया गया था, याद रखिएगा। धर्मपाल को जो उपाधि दिया गया था उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसके द्वारा था, कवि जो था सोडल द्वारा दिया गया था। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे था, पंचानंद नदी, याद रखिएगा। उदंतपुरी जो है नालंदा जो है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था, उदंतपुरी महाविद्यालय को, और ये पंचानंद नदी के किनारे है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बौद्ध, बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बौद्ध जैन धर्म में देखा जाए तो यहाँ से आपका शुरू होता है, बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर। तो बिहार में जो जो जैन तीर्थंकर जन्म लिए हैं उन सभी के बारे में है। तो लगभग 5 या 6 तीर्थंकर जो है 24 में से यहाँ बिहार में जन्मे थे। 10वां नंबर जो तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था बिहार में ही। इनका नाम था शीतलनाथ, याद रखिएगा, 10वें नंबर गुरु जो जैन गुरु थे। 12वें नंबर के जो थे वसु पूज्य थे, ये चंपापुरी भागलपुर के निकट इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 19वें नंबर के थे जो मलिनाथ जो थे, इनका जन्म मिथिला में हुआ था, याद रखिएगा। 2 मिथिला के थे, एक मलिनाथ थे, आगे है क्या हुआ, नमीनाथ, याद रखिएगा। ये उसके बाद 20वें नंबर के जो गुरु थे इनका राजगीर में जन्म हुआ था, सुब्रत नाथ इनका नाम था। और 21वें नंबर के जो थे नमीनाथ जो थे मिथिला में इनका जन्म हुआ था, नमीनाथ का। आगे देखें दोस्तों तो महावीर और बिहार के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो है आपका वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी वैशाली, बसाठ और वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में पड़ जाता है, तो ये है। और कैवल्य प्राप्ति, इनको जो कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति वगैरह हुई थी, तो रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिक ग्राम में, माने कि जिम्भिक जो गांव है वहाँ पे साल वृक्ष के नीचे में इनका जन्म ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे देखा जाए दोस्तों इनके बारे में तो प्रथम उपदेश तो राजगीर के राजगीर के जो बराकर नदी के तट पर ना ये विपुलाचल, देखिए विपुलाचल पहाड़ी आ गया, तो वहीं पे याद रखिएगा राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस पर हम जिक्र भी किए, उसमें से एक विपुलाचल पहाड़ी था, उस पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम वर्षावास जो बिताए थे वो अतिग्रास अस्तिका ग्राम में बिताए थे, अस्तिका ग्राम में प्रथम वर्षावास बिताए थे। उसके बाद है निर्वाण जो है इनको पावापुरी में होता है, निर्वाण हो जाता है, जो राजगीर के समीप ही पावापुरी है, माने नालंदा में ही राजगीर के समीप पावापुरी में इनका देहांत हो जाता है, याद रखिएगा। मल का राजधानी उस समय ये आपका रहता है, मल का शासक यहाँ पे शासन करते रहता है। परीक्षा दृष्टि से देखें तो बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या, तो ये 2 तीर्थंकर जो थे बिहार में ही इनका मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। जन्म लेने वाले 6 थे, मृत्यु होने वाले 2 थे। इसमें एक महावीर स्वामी का पावापुरी में हो जाता है, और वसु पूज्य के चंपा में हो जाता है, चंपा में। और सम्यक शिखर पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या देखिए, कह रहा है कि सम्यक शिखर यानी झारखंड में सम्यक शिखर, जिसको पशुपतिनाथ भी बोलते हैं,
पर्वत, पारस की पहाड़ी बोलते हैं ना, पारस की पहाड़ी बोलते हैं, सॉरी, पारस की पहाड़ी जो है ना चोटी, तो उस वहाँ पे इनका जो है देहांत, 20 ऐसे तीर्थंकर होते हैं जिनका देहांत वहाँ हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जैन धर्म के बारे में देखते हैं, जैन संगीति वगैरह, तो ये देख लीजिए। चलिए, प्रथम जैन संगीति के बारे में देखा जाए तो देखिए, तो ऊपर में जो भी है प्रथम जैन संगीति के बारे में है। तो प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था स्थूलभद्र द्वारा किया गया था। स्थान पाटलिपुत्रा में था, ठीक है। और परिणाम जो था, परिणाम यह हुआ कि लुप्त ग्रंथों का संकलन और श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। प्रथम में ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। उसके बाद देखा जाए सेकंड वाला में द्वितीय बौद्ध संगीति जो, सॉरी, जैन संगीति है, ये बल्लभी गुजरात में होता है। बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति होता है, और इसके अध्यक्ष जो है ना देववर्धी क्षमा श्रवण, देववर्धी क्षमा श्रवण द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है। और वर्ष यही 512 ईस्वी में करता है। और जो परिणाम होता है इसमें ग्रंथों का संकलन किया जाता है, इसमें भी ग्रंथ का संकलन किया जाता है। उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बौद्ध संगीति। इसके बारे में देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका, उधर भी जिक्र किए हैं 483 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्षता जो किए थे महाकश्यप अध्यक्षता किए थे। उसके बाद यहाँ स्थान जो था राजगीर में था, लेकिन स्थान याद रखिएगा गुफा, कौन सा गुफा पर था, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा पर यह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय शासक जो था अजातशत्रु था, और प्रमुख कार्य जो हुआ था इसमें सूत पिटक और विनय पिटक का जो है संकलन किया गया था। याद रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। आगे है दोस्तों की द्वितीय बौद्ध संगीति है। दूसरा में क्या हुआ है कि 383 ईसा पूर्व में ये हुआ था, वैशाली में हुआ था। उस समय जो है सबा कामी जो है, सुबा कामी या साबू कामी जो है आपका अध्यक्ष थे, और शासक जो थे कैलाशोक थे, याद रखिएगा। ये इसमें प्रमुख कार्य जो हुआ था, अष्टावीर और महासांगविक में विभाजित कर दिया गया था बौद्ध संगीति को, माने बौद्ध धर्म को अष्टावीर और महासांगविक में विभाजित हुआ था। अभी देखते हैं हम लोग तृतीय और चतुर्थ दोनों को देखते हैं। तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखें, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगीति में इसके अध्यक्षता जो है ना मोखली पुत्र तीस्त करते हैं। याद रखिएगा, मोखली पुत्र तीस्त जो है कि अशोक इसी से अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है, बौद्ध धर्म लेता है, यानी कि इसी को उपगुप्त भी बोला जाता है, मोखली पुत्र तीस्त को ही। ये इस समय अशोक शासक था, और ये 247 ईसा पूर्व देता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग देता है डेट, लेकिन 247 ईसा पूर्व याद रखिएगा। और स्थान पाटलिपुत्रा था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, 1000 क्वेश्चन पूछा है बिहार के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में भी, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रमुख जो कार्य था इसमें, जो तीसरा बौद्ध संगीति में केवल अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। आगे है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो इसका जो है ना स्थान जो था कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, चौथा बौद्ध संगीति का। और इस समय जो है ना ये शताब्दी के समय देखा जाए, शताब्दी के पहली शताब्दी में हुआ था, मैंने ईस्वी की पहली शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। उस समय शासक जो था कनिष्ठ था, कनिष्ठ शासक था। और कार्य जो था ना हिनयान और महायान में विभाजन हो गया था। द्वितीय वाला में जो है अष्टाविक और महासांगिक में विभाजित हुआ था, वही आगे चल के जो है ना हिनयान और महायान में बड़े स्तरों पर विभाजित होता है। आगे है दोस्तों कि इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, अध्यक्ष याद रखिएगा वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष याद रखिएगा जो कनिष्ठ पटना पर अधिकार करता है, यानी मगध पर आक्रमण करता है, उस समय अश्वघोष को पटना से ले जाता है। चलिए, ये बहुत बड़े लेखक होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे कि बिहार स्थित बौद्ध महाविहार, बिहार में जो भी महाविहार था उसको देखते हैं। जैसे कुम्हरार, कुम्हरार महाविहार जो है ना पटना में अवस्थित है, याद रखिएगा। उसके में तिलधक, उसके बाद में है तिलधक महाविहार, ये अवस्थित है नालंदा में, नालंदा के समीप तिलास गांव में है, ये तिलास गांव में है तिलधक महाविहार। उसके बाद में जगदल महाविहार है, जगदल महाविहार, तो ये अवस्थित है गंगा एवं तोया नदी के संगम पर, जगदल गांव में, बांग्लादेश में है ये, याद रखिएगा। जगदल महाविहार जगदल गांव में है, बांग्लादेश में है। और संस्थापक जो था पालवंशीय शासक जो था रामपाल, इसका निर्माण रामपाल करवाया था। आगे है कि लौरिया नंदनगंज महाविहार, लौरिया नंदनगंज जो है ये वर्तमान स्थिति देखा जाए बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और आगे के देखा जाए, आगे देखते हैं दोस्तों, तो टकसाल के साक्ष्य, टकसाल के जो साक्ष्य हैं, टकसाल के साक्ष्य देखा जाए श्वेतपुर महाविहार, श्वेतपुर महाविहार जो है दोस्तों, अच्छा, यहाँ से टकसाल के साक्ष्य भी मिला है, याद रखिएगा। जो लहरिया नंदनगंज महाविहार है ना, वो बेतिया में है, वहाँ से टकसाल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये श्वेतांबर महाविहार जो है ये अवस्थित है हाजीपुर के निकट चेचर गांव में, जो चेचल जो था हम लोग पढ़े थे कि नवपाषाण युगीन गांव था, तो वहाँ पे है, वैशाली में है ये हाजीपुर अवस्थित है, ये श्वेत महाविहार है। उसके बाद विशाल स्तूप जो है
ये यहाँ विशाल स्तूप संभवतः आनंद का है ये सबसे विशाल स्तूप है जो आनंद का है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, आगे नालंदा महाविहार है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखा जाए, यानी कि बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय में नालंदा हो गया। ये संस्थापक जो था कुमारगुप्त था, याद रखिएगा। और 3 पुस्तकालय इसमें था, एक तो रत्ना सागर था, रत्नोदय था और रत्न रंजन था। ये 3 गो पुस्तकालय था। कुलपति देखा जाए तो शिलभद्र थे उस समय, जिस समय ह्वेनसांग ने भारत आया था उस समय। ह्वेनसांग के समय में आपका शिलभद्र था ये कुलपति। धर्मपाल जो है ना, धर्मपाल का शिलभद्र से पूर्व धर्मपाल था। और राहुल मित्र जो था, याद रखिएगा राहुल मित्र, कीर्ति सिंह के समय में राहुल मित्र जो है कि आपका यहाँ कुलपति होता है। उसके बाद में ये नालंदा का, और राहुल श्रीभद्र जो था अंतिम कुलपति, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम कुलपति कौन था? तो राहुल श्रीभद्र ये थे। आगे है दोस्तों, आगे है उदंतपुरी। उदंतपुरी के बारे में देखा जाए तो इसके संस्थापक जो थे उदंतपुरी के गोपाल थे। और ये अवस्थित है वर्तमान बिहार शरीफ में, नालंदा में। याद रखिएगा बिहार शरीफ नालंदा में पड़ता है, वहीं पे है उदंतपुरी। और तंत्र विद्या केंद्र जो था, यहाँ पे मंत्र तंत्र का विद्या दिया जाता था उदंतपुरी में। आगे है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये देखा जाए तो काशी एवं कोसी कोसी और गंगा के संगम पर अवस्थित है ये विक्रमशिला। याद पूछेगा क्वेश्चन किस नदी के संगम पर है, तो कोसी और गंगा गंगा नदी के संगम पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक जो थे धर्मपाल, विद्या से याद रखिएगा। और उपाधि जो है ना विक्रमशिला, विक्रमशील इसका उपाधि दिया गया था धर्मपाल को। आगे है कि ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, जो वज्रयान संप्रदाय था बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। इसका प्रमुख केंद्र जो देखा जाए तो आपका दीपंकर, प्रमुख विद्वान इसका जो था दीपंकर था, ठीक है। और श्री ज्ञान, अतीश, बेरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त आदि जो था ये प्रमुख विद्वान था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, अच्छा ये वाला याद रखिएगा, जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ना, ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख एक केंद्र था, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख विद्वान जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, ये लोग अपना वहाँ पे विद्वान जो थे लोगों को शिक्षा देते थे। दीपंकर, श्री ज्ञानति और बेरोचन, रक्षित और अभयंकर गुप्त वगैरह। आगे है दोस्तों यहाँ पे मध्यकाल। अब देखिए प्राचीन आपका खत्म हो गया, बहुत देखा जाए कि महत्वपूर्ण है ये बुक, और ये प्राचीन खत्म हो गया आपका। मध्यकाल में हम लोग आ गए। मध्यकाल का जो भी ये है इतिहास, उसको देखते हैं। तो ये बख्तियार खिलजी का आक्रमण, ये है ना, ये बख्तियार खिलजी 1197-98 में बिहार पर आक्रमण करता है, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत में, तो यानी कि 97-98 के समय में करता है। और इसका स्रोत जो है, बख्तियार खिलजी जब आक्रमण करता है उसका स्रोत जो मिलता है तबकात नासरी में, याद रखिएगा। रियाज उल सलातीन जो है ना, इसके लेखक था रियाज, ठीक है। तो याद रखिएगा तबकात नासरी जो है, इस स्रोत में इसका जानकारी मिलता है। उसके बाद में नालंदा विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसके बाद ये याद रखिएगा कि अली मर्दानी नामक जो सैनिक था ना, ये इसका हत्या कर देता है। किसका? बख्तियार खिलजी के। अली मर्दानी, याद रखिएगा, मर्दाना या मर्दान, ये इसका हत्या कर देता है। उसके बाद है कि समकालीन बिहारी शासक जो थे, बिहार का जो शासक था गोपाल मैंने गोविंद पाल था, मगध के शासक। और मुंगेर का इंद्रदुम्न था, इंद्रदुम्न बख्तियार खिलजी के समय में। और उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव था, जो इसको नजराना पेश करता था। चलिए आगे है चेरो। चेरो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चेरो का जो चेरो वंश था, इसका उदय देखा जाए तो पाल वंश के पतन के बाद चेरो का उद्भव होता है। चेरो राज्य के चार भाग देखा जाए तो बिहिया है, तिरावन है, बिहिया, तिरावन, चैनपुर, और एक जो है ना देव मार्केंडे जो है, ये था चार में। ये भोजपुर में शासन कर रहे थे। आगे महानतम शासक जो था इसमें मेदिनी राय था, याद रखिएगा। चेरो का महानतम शासक जो था मेदिनी राय था। और ये जो था आपका पलामू क्षेत्र में ये शासन कर रहा था, यानी कि जो चार राय था अलग अलग राज्यों में शासन कर रहा था। एक था तिरावन, तिरावन भोजपुर में शासन कर रहा था, याद रखिएगा। और महानतम शासक इसका था चेरो का, पलामू में शासन कर रहा था मेदिनी राय। आगे है कि क्षेत्र देखा जाए कि कौन कौन क्षेत्र में चेरो का विस्तार था, तो शाहाबाद में था। शाहाबाद आपका ये बक्सर, आड़ा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और कैमूर, रोहतास भी आ जाता था। फिर पलामू हो गया, चंपारण हो गया, सारण हो गया, और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में चेरो राजवंश जो था शासन किया था। याद रखिएगा बीपीएस में पूछ देगा कि निम्न में से चेरो राजवंश किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे चाहे नहीं कर रहे थे, जिनको पता रहेगा वही ना मारेंगे। तो शाहाबाद याद रखिए, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, इस समय चेरो राजवंश शासन कर रहा था।
आगे है दोस्तों नुहानी राजवंश। नुहानी राजवंश के बारे में देखा जाए तो दरिया खान नुहानी जो है ये इसके संस्थापक है। सिकंदर लोदी का प्रशासक था ये दरिया खान नुहानी। प्रथम स्वतंत्र शासक जो था आपका बहार खां नुहानी था। याद रखिएगा, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो ये अपने आप को बिहार में स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, ये बहार खां नुहानी। आगे है शेरशाह सूरी का द्वारा, इस माने कि जो नुहानी वंश है इसका अंत शेरशाह सूरी द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएस में पूछा जा सकता है कि नुहानी वंश का किसने अंत कर दिया, तो शेरशाह सूरी। आगे है दोस्तों, आगे है कि सल्तनत कालीन बिहार। तो जो दिल्ली सल्तनत था उस समय के बिहार की स्थिति देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में क्या जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में इसका स्थापना करता है। उसी में एक शासक जो था आपका इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश जो है ना, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है, क्योंकि ये जो था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो था मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो जो था आपका इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने पुत्री से भी विवाह किया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इससे अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इस देखा जाए कि ये बिहार पर पहली बार आक्रमण जो इल्तुतमिश करता है 1225 ईस्वी में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। बिहार शरीफ, बाढ़ और लखनौती पर अधिकार कर लेता है। ये आक्रमण करने के बाद जो है ना बिहार शरीफ को जीत लेता है, बाढ़ को जीत लेता है, लखनौती को जीत लेता है, और बिहार पर माने कि एक तरह से अधिकार कर लेता है ये। आगे देखा जाए तो ये प्रथम सूबेदार जो है इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार बिहार में नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम रहता है मलिक अलाउद्दीन जानी, यानी कि मलिक जानी नाम इसका है। मलिक अलाउद्दीन को बिहार का प्रथम जो है ना सूबेदार नियुक्त करता है इल्तुतमिश। उसके बाद में इसका पुत्र जो है नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा लखनौती के हिस्मुद्दीन पर विजय हासिल करता है। इसका जो पुत्र होता है आपका नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का, ये लखनौती के जो शासक होता है हिमसुद्दीन, इस पर विजय हासिल करता है। उसके बाद जो है ना बलबन आता है। बलबन के बारे में देखा जाए दोस्तों तो बलबन जो था ना ये तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था। ये बलवन खां क्यों बिहार आया था? तो तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बिहार आया था, याद रखिएगा। आगे है बिहार एवं बंगाल पृथक जो है ना, याद रखिएगा। एक तो 1905 में बिहार बंगाल पृथक होता है, यानी कि बंगाल विभाजन कहा जाए तो बिहार बंगाल नहीं, बंगाल का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में कर देता है। 1912 में बिहार और बंगाल जो है अलग हो जाता है। तो इस तरह जो है ना उस समय भी बलबन के समय में बिहार बंगाल को पृथकीकरण किया गया था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि खिलजी खिलजी के वंश के बारे में देखा जाए तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य जो है ना, खिलजी वंश के समय में जो था बंगाल का शासक कौन था? रुकनुद्दीन था, ठीक है। और दरभंगा के राजा शक्र, याद रखिएगा, दरभंगा के राजा जो था शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय, यानी कि शक्र जो दरभंगा के राजा था वो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके सेनापति को ही हरा दिया था, यानी शेख मोहम्मद इस्माइल को हरा दिया था ये शक्र सिंह जो दरभंगा के शासक था। आगे है दोस्तों कि तुगलक वंश। अब तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, ये तिरहुत में टकसाल की स्थापना करता है, याद रखेगा। उधर भी टकसाल का स्थापना आप लोग देखे थे, जो बेतिया में अशोक का ये क्षेत्र था जहाँ पे अभिलेख वगैरह था। तो इधर मध्यकाल में देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तिरहुत जो क्षेत्र था वहाँ टकसाल की स्थापना किया गया था। तो तिरहुत में जो था दरभंगा आता था, आपका समस्तीपुर आता था, मुजफ्फरपुर आता था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में, और वैशाली वगैरह इसी के अंतर्गत आता था, तिरहुत के अंतर्गत, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल है, ये तिरहुत अनुमंडल प्रमंडल ये सब नाम दिया गया है, प्रमंडल भी है अनुमंडल भी है। तो प्रमंडल में जो जो क्षेत्र आता है तो वो इस क्षेत्र समझिए कि उस समय यहाँ पे टकसाल की स्थापना ये किया था। आगे है कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों इसके बारे में देखा जाए तो इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दरभंगा में। दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक कराया था। तिरहुत में बैरनार वंश का स्थापना किया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखेगा। बैरनार वंश का तिरहुत में स्थापना किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि मुगलकालीन बिहार में देखा जाए प्रथम सूबेदार कौन नियुक्त हुआ था? अब कालीन आ गया दोस्तों। तो इसमें खानम मुनीम, इसको प्रथम जो है मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था, खानम मुनीम। आगे है दोस्तों कि अकबर हाजीपुर दुर्ग पर विजय कब किया था? देखिए अकबर द्वारा जो है ना हाजीपुर दुर्ग पर विजय 1774 में किया था। मिथिला पर विजय जो है 1775 में किया गया था। बिहार को मुगल सूबा जो घोषित किया था, माने मुगल राज घोषित कर लिया बिहार को ये 1580 में। उसके बाद जहांगीर आता है, तो जहांगीर शाहजहां खुर्रम का विद्रोह, शहजादा खुर्रम का विद्रोह जो है ना जहांगीर के समय में होता है। और
फर्रुखसियार जो है याद रखिएगा, अजीमाबाद जो है ये इसका राज्याभिषेक होता है अजीमाबाद में। राजा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मुगल साम्राज्य का जो है ना राज्याभिषेक, कौन से मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो ये फर्रुखसियार का हुआ था। अजीमाबाद पटना का नाम था उस समय मध्यकाल में। आगे है दोस्तों कि बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार, तो देखिए मुगल सूबेदार बिहार के कौन कौन थे। तो अकबर के काल में कौन था, तो शुजात खां था और मिर्जा अजीब कोका था। उसके बाद में शाहजहाँ के काल में देखा जाए तो खान ए आलम और इस शाइस्ता खान, खान ए आलम और शाइस्ता खान जो था शाहजहाँ के काल में था। जहांगीर के काल में देखा जाए तो अफजल खां और शहजादा परवेज, ये याद रखिएगा, ये परवेज था शहजादा परवेज, और अफजल खां जहांगीर के काल में था। और औरंगजेब के काल में जो था शहजादा अजीम था। यही अजीम जो था पटना का नाम ये अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है, तो अजीम याद रखिएगा। आगे है, हम लोग देख लिए। अब शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेरशाह सूरी। आगे है कि ये जो है दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में, तो इसका बचपन का नाम फरीद था, याद रखिएगा। पिता हसन खान थे और इस सासाराम का जागीरदार थे ये। उस समय सासाराम जो था ये जौनपुर के अधीन था, ये प्रांत था एक तरह से जौनपुर राज्य का। और उपाधि जो शेरशाह को उपाधि मिला था शेर खां का, ये हजरत ए अल्लाह। देखिए ये शेरशाह सूरी का उपाधि जो शेरखा था और हजरत ए अल्लाह उपाधि दिया गया था, हजरत ए अल्लाह शेरखा का उपाधि था। आगे है कि प्रमुख जो युद्ध लड़ा था, ये चौसा का युद्ध जो है ना 1539 में लड़ा। बिलग्राम का युद्ध है 1540 में। और मकबरा जो इसका था आपका सासाराम में था। इसका पुत्र जो था आपका, उसका भी सासाराम में मकबरा रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बिहार बिहार के मध्यकालीन अभिलेख, तो बिहार के मध्यकालीन अभिलेख में देखें तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है। बिहार शरीफ अभिलेख है। मध्यकालीन अभिलेख बिहार शरीफ अभिलेख है। संगम गुप्त का पंचम ताम्र लेख है। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है। शेरशाह का भभुआ अभिलेख है, याद रखेगा शेरशाह का भभुआ अभिलेख है। निम्न में से पूछ देगा कौन शेरशाह का अभिलेख है, तो भभुआ अभिलेख शेरशाह से संबंधित है। आगे है दोस्तों कि बलाल सेन का सनोखर अभिलेख, बलाल सेन का सनोखर अभिलेख है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी का जो है ना अभिलेख कौन था, तो बेनीवन अभिलेख था। अब देखते हैं दोस्तों यूरोपियों का बिहार आगमन। अब यूरोपियों का बिहार आगमन देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोपियों का बिहार आगमन। यूरोपीय का बिहार आगमन में देखा जाता है सबसे पहले पुर्तगाली आता है। ये आपका वास्को डी गामा जो आता है 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में आता है। 20 मई के या 17 मई कहीं कहीं देता है। और ये 3 बार आता है, एक तो 1598 में, 1502 में और 1525 या 23 में आता है लगभग, देख लीजिएगा तीसरा बार कब आया था ये। और इसने जो है ना व्यापारिक केंद्र जो है ना हुगली बंगाल में स्थापित करता है। और व्यापार जो शुरू करता है शोरा का व्यापार शुरू करता है। आगे है कि दूसरा जो आता है पुर्तगाली के बाद में डच आता है बिहार में, याद रखिएगा। बिहार में जो भारत में सबसे पहले जो आया था वही बिहार में सबसे पहले आया, याद रखिएगा। बिहार में पुर्तगाली सबसे पहले आया था, भारत में सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली ही आया। उसी तरह बिहार में पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली आया था। उसके बाद में डच आया था, याद रखिएगा। बीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया है जो है ना, इसका प्रथम फैक्ट्री पटना में स्थापित हुआ था जो 1632 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डचों का प्रथम फैक्ट्री पटना में कब स्थापित हुआ था, तो 1632 में। इसने सूती वस्त्र, अफीम, नील का निर्यात करना शुरू कर दिया था डच सब। आगे है दोस्तों अंग्रेज फैक्ट्री देखते हैं। तो अंग्रेजों का जो फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री पटना में स्थापित जो है ना 1620 में हुआ था। और ये अस्थायी रूप से हुआ था, यानी कि ये अस्थायी रूप से हुआ था। और अस्थायी रूप से जो हुआ माने कि सफल रहा फैक्ट्री, ये 1650 में अंग्रेजों का रहा, याद रखिएगा। सफल फैक्ट्री 1650 में अंग्रेज द्वारा स्थापित किया गया था, प्रथम इसे 1620 याद रखिए। गोल घर का निर्माण इसी के समय होता है 1786 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कर्जन ये सॉरी वारेन क्या बोलते हैं आपका कॉर्नवालिस रहता है, कॉर्नवालिस के समय में। आगे है और प्रॉपरली जो पटना का जो रहता है वो ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट करिए कौन रहता है उस समय पटना का कमिश्नर या गवर्नर। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी जो है ना, ये अंग्रेज यात्री जो बिहार आता है, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा, जो इसको बिहार में नियुक्त किया गया था वो है चार्ल्स फ्रांसिस। इस 1865 में इसको प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1865 में। अब आधुनिक ये बिहार के इतिहास देखते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोग प्राचीन मध्यकालीन देख चुके हैं, अब आधुनिक देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण से होने वाला है क्वेश्चन इससे।
क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राचीन और आधुनिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। प्रथम विद्रोह देखा जाए दोस्तों तो नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। क्षेत्र देखा जाए तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोनिया विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया में हुआ था। और कारण क्या था? सोरा व्यापार के लिए नोनिया जो जनजाति थे, इस सब व्यापार के लिए विद्रोह कर देता है। नोनिया समुदाय द्वारा ये विद्रोह किया जाता है, याद रखिएगा, जो नोनिया विद्रोह है। आगे है दोस्तों तमार विद्रोह होता है। तमार विद्रोह जो है 1789 से 1832 तक होता है। 1789 से 1832 तक चलता है ये तमार विद्रोह। छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। ये उराव जनजाति द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। कारण क्या होता है? जमींदारों का विरोध, ये जमींदारों का विरोध तमार विद्रोह करता है। और ये नेतृत्वकर्ता जो होते हैं विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा थे। विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा इसके विद्रोह का नेतृत्व करता थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है आपका ये बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भारत में संस्थापक जो थे बहावी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी थे। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के बरेलवी के थे ये सैयद अहमद बरेलवी। और इसके प्रवर्तक थे यानी शुरुआत किए थे मोहम्मद अब्दुल बहाव, ये अरब के थे। मोहम्मद अब्दुल बहाव अरब के थे, याद रखिएगा। और इसका प्रमुख केंद्र जो था पटना था। ये बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। कहीं कहीं 1830 में देता है ये और कहीं कहीं 1821 में देता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन दे रहा है। पटना में बोलेगा तो 1830 के करीब में आपका बहावी आंदोलन हुआ था और प्रमुख केंद्र पटना था। नेता देखा जाए तो इसका प्रमुख नेता जो थे बिहार में आपका विलायत अली खां और इनायत अली खां थे। इसके अलावा शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन थे। उसके बाद देखा जाए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था जिसमें आपका लोटा विद्रोह हुआ था। ये 1857 के क्रांति के पहले एक विद्रोह जो हुआ था लोटा विद्रोह हुआ था। एक संथाल भी विद्रोह है, याद रखिएगा। ये मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। इसका कारण क्या था? तो जेल में पीतल की जगह मिट्टी के लोटा देने के कारण जो है ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आगे है कि पहाड़िया विद्रोह। ये 1772 से 1880 के बीच में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। ये जो स्थान था संथाल परगाना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। 1772 से 80। नेतृत्वकर्ता जो थे करिया फुलहर थे और चेंगुरू सवरिया थे। करिया फुलहर और चेंगुरू सवरिया इसके नेतृत्वकर्ता थे पहाड़िया विद्रोह का। ये पहाड़िया विद्रोह का परिणाम देखा जाए तो पहाड़िया सरदार और अंग्रेज के बीच में समझौता होता है। अंग्रेज शासक जो होता है उस समय अगस्टक क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड जिसके साथ समझौता हुआ था। उसके बाद है तेभागा तान्ना भगत आंदोलन। तान्ना भगत आंदोलन देखें दोस्तों तो 1914 ईस्वी में होता है। ये जो प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है उसी समय होता है। और ये प्रारंभ जो किया गया था, प्रारंभ नाम इसका था कुरुख धर्म। तान्ना भगत आंदोलन जो हुआ था ये प्रारंभिक नाम इसका कुरुख धर्म था। और नेतृत्वकर्ता इसका था जतरा भगत। और जर्मन कैंसर बाबा का उपाधि इसको मिला था जतरा भगत को। इसका प्राकृतिक देखा जाए तो धार्मिक और आर्थिक सुधार के लिए ये आंदोलन होता है। ये आंदोलन को मेन रूप से देखा जाता है कि ये गांधीवादी आंदोलन में इसको सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि गांधी जी शांति स्वरूप जो आंदोलन करते थे सेम वैसे ही ताना भगत आंदोलन होता था। आगे देखिए दोस्तों तो कोल विद्रोह है आपका। कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और इसका कारण जो था चावल की शराब यानी हड़िया पर उत्पाद शुल्क लग गया था। सिंगराई मानकी के अधिकार छीन छीन जा गया था। उसका दिकुओं द्वारा शोषण किया जा रहा था, इसलिए ये आपका कोल विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा हड़िया जो है ना वहाँ शराब चावल से बनता है, वो इसी पर प्रतिबंध लगा था। आज भी बनता है वहाँ पे। नेतृत्वकर्ता जो है बुद्ध भगत है और गंगा नारायण है। बुद्ध भगत और गंगा नारायण इसका नेतृत्व करता है। आगे है दोस्तों कि इसका परिणाम जो था कि विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासन कैप्टन थॉमस विल्किंस किसून साहब, ये इसका परिणाम था, याद रखिएगा। जो छोटा नागपुर के ये विद्रोह था कोल विद्रोह, इसमें क्या परिणाम हुआ? तो विनियमन रेगुलेशन का आरोपण हुआ ब्रिटिश जो प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंस था इसी के द्वारा। आगे है दोस्तों संथाल विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह ये दोस्तों संथाल विद्रोह है। ये 1855-56 में हुआ है। हर एक एग्जाम में संथाल विद्रोह मुंडा विद्रोह पूछता है। बिहार में तो बिल्कुल पूछेगा। ये क्षेत्र था दीवान दामिन एको, याद रखिएगा किस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था? दामिन एको में हुआ था। कारण क्या था? तो दिकुओं द्वारा शोषण। दिकुओं को मतलब होता है दोस्तों विदेशी, बाहरी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था, इसीलिए यह संथाली जो जनजाति लोग थे ये विदेशी को दिक्कू बोलते थे। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सिंधु कान्हू चांद भैरव और इनकी दो बहनें थी झानो मुर्मू और फूलो मुर्मू। ये सभी ने नेतृत्व किया था इसमें। सिंधु कान्हू और चांद भैरव महत्वपूर्ण था। आगे देखिए दोस्तों तो प्रथम अंग्रेज शासक जो था उस समय ये था आपका
कैप्टन अलेक्जेंडर, याद रखिएगा कैप्टन अलेक्जेंडर उस समय के शासक प्रशासक था। परिणाम क्या हुआ, तो दामिन एक्को का नाम परिवर्तित करके नया नाम जो है ना संथाल परगना कर दिया गया। दामिन एक्को पहले कहा जाता था, इसके बाद क्या हुआ, ये संथाल परगना कहे जाने लगा। संथाल परगना कश्तकारी अधिनियम भी आया जो आपका 1860 में आया था, ये कश्तकारी अधिनियम। आगे देखते हैं दोस्तों, तो 1857 की क्रांति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है, जिसको हम क्लियर कर देंगे कि जो कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति बिहार में कब हुआ था, तो बिहार में बोलेगा दोस्तों तो 3 जुलाई को, याद रखिएगा 3 जुलाई को, 3 जुलाई को हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे पीर अली थे, याद रखिएगा। और 7 जुलाई को पीर अली को ये फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो देखा जाए दोस्तों कि बिहार में बोल रहा है, उस समय संयुक्त बिहार बोलना चाहिए इसको, मैंने झारखंड उस समय था। तो रोहिणी में हुआ था, रोहिणी में सबसे पहले 1897 में विद्रोह हुआ था। और रोहिणी कहाँ है, देवघर जिला में है, ये वर्तमान झारखंड में पड़ता है रोहिणी ग्राम। तो वहीं पर ये विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति। उसमें क्या है कि इस समय जो था 12 जुलाई 1857 सेना की जो 32वीं रेजिमेंट थी इसके द्वारा विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें देखें दोस्तों, तो ये अंग्रेजी जो अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी विलियम अ, विलियम था, मैंने पटना के कमिश्नर मेजर जनरल लोयट, मेजर जनरल लोयट पटना का था। दानापुर में सैन्य विद्रोह प्रमुख हुआ था। अच्छा, अंग्रेज अधिकारी विलियम था, ठीक है, जो पटना के कमिश्नर मेजर जनरल लोयट था। ये इसके समय में दानापुर का मुख्य विद्रोह हुआ था। और ये विलियम, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि पटना, ये पटना वाला ये आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटना में विद्रोह। और पटना में विद्रोह तो बोलेगा कि बिहार में सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था, वो बिहार में था लेकिन वो झारखंड से संयुक्त झारखंड था। तो वो आप देख रहे हैं कि देवघर बोल रहा है और झारखंड दे रहा है, तो झारखंड में हुआ था सबसे पहले, जब बिहार के साथ झारखंड था। तो लेकिन अभी ऐसे बोलेगा बिहार में सबसे पहले तो पटना में हुआ था, 3 जुलाई को हुआ था, याद रखें 3 जुलाई 1857 को, 1857 की क्रांति बिहार में पहली बार पटना में 3 जुलाई 1857 को। उसके बाद में जो इसका अंग्रेज था वो टेलर था, याद रखिएगा टेलर, कमिश्नर पटना का था ये टेलर। और नेतृत्वकर्ता जो थे ये पीर अली थे, याद रखिएगा पीर अली। 3 जुलाई को ये नेतृत्व करते हैं, 7 जुलाई को, 4 दिन के बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। चलिए आगे दोस्तों कि कुंवर सिंह के बारे में। तो ये जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। ये विजय जो किए थे, कुछ क्षेत्र जीत लिए थे अंग्रेज के समय में, जैसे शाहाबाद हो गया, आरा हो गया और आजमगढ़ हो गया, ये सबको जीत लिए थे। इनका मृत्यु जो है ना 24 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हो जाता है। और ये है जो है ना कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता इनको बोला जाता है, कुंवर सिंह को। ये कभी नहीं हारे थे, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा देते थे 80 वर्ष की उम्र में। आगे है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह ये कहीं कहीं 1895 में देता है स्टार्ट हुआ था, तो कहीं कहीं 1899 से 1900 ईस्वी में देता है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों सही है। सही नहीं ही माना जाएगा, लेकिन जो हम उन लोगों को सोर्सेस मिलता है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। अच्छा, ये नेतृत्वकर्ता जो थे, हम लोग बीपीएससी मेंस में भी पढ़े थे, तो ये 1895 ही दिया था। बीपीएससी का जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस समय ये हम लोग पढ़े थे 1895। और इसमें जो है 1899 से 1900 में दे रहा है। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। ये विद्रोह जो था मुंडा विद्रोह, इसको उलगुनान विद्रोह कहा जाता है, महाहलचल विद्रोह कहा जाता है। कारण क्या था, तो सामूहिक जो खेती था, खुटकट्टी व्यवस्था, कि इसको परंपरा का दिकुओं द्वारा जो है ना अतिक्रमण कर लिया था। यानी कि इसको जो है जो इनकी परंपरा जो थी खुटकट्टी व्यवस्था को, उसको दिकु यानी अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। आगे है कि सेलरर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजित, यानी कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था, ये किस पहाड़ी पर ये मुंडा लोग हार गए थे, तो सेलर सेलरल सेलर केब पहाड़ी जो था वहीं पे ये हार गए थे, सेलर केब पहाड़ी पर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है दोस्तों, आगे है कि बिहार में किसान आंदोलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो देखा जाए बिहार में किसान आंदोलन, तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ये बिहार में किसान आंदोलन की बात करें तो। उसके बाद में आपका ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें मेन बात रहता है ना, ये तीन कठिया प्रथा का विरोध किया गया था। तीन कठिया प्रथा जो था दोस्तों, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है ना आपको नील का खेती करना एकदम जरूरी ही था। अगर नहीं करते हैं तो फिर लगान वगैरह अधिक बढ़ा दिया जाता था, अगर कर नहीं देते हैं तो फिर आपका ज़मीन छीन जाता था। तो इस तरह से था। याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है कि 3 कट्ठे माने कि बिहार में जो किसान आंदोलन हो रहा था, माने चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो नील का कितना भाग जो है ना किसानों से ये किया जाता था, माने खेती कराया जाता था, तो 3/20। इस सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, आप देख सकते हैं जाके 67वीं में या 67वीं या 66वीं बीपीएससी में एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों की किसान सभा। किसान सभा जो है ना, इसमें देखा जाए तो 1922-23 में जो किसान सभा होता है, इसका आयोजन आपका मुंगेर में होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं
शाह मोहम्मद जुबैर होते हैं। याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर प्रथम किसान सभा का आयोजन 1922-23 में होता है। शाह मोहम्मद जुबैर के समय में उपाध्यक्ष जो होते हैं ये श्री कृष्ण सिंह होते हैं, जो आगे चल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, वही है। और उसके बाद में एक और होते हैं सिद्धेश्वरी चौधरी और कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष इसका बनते हैं। और इसका सचिव देखें, जो है किसान सभा का सचिव जो 1922-23 में हुआ था, तो नंद कुमार सिंह थे। नंद कुमार सिंह सचिव थे। आगे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, 1929 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये सोनपुर का जो मेला आयोजन किया जा रहा था, ये सोनपुर में ही हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में। इसके जो अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। और सचिव जो बनाया गया था, ये श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। 1922-23 में याद रखिएगा किसान सभा का जो स्थापना हुआ था, किसान सभा 1922-23 में, तो इसका सचिव नंद कुमार सिंह थे और अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर थे। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन इस समय जो प्रांतीय किसान सभा 29 में स्थापित हो रहा है, इसका जो अध्यक्ष थे आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती और सचिव जो हैं आपका श्री कृष्ण सिंह थे। आगे है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। अब किसान सभा का जो कईगो सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ, 3 सम्मेलन हुआ था मेन रूप से दोस्तों। और पहला सम्मेलन देखा जाए तो आपका सोनपुर में हुआ था, वही जब स्थापना हुआ था 1929 में, उस समय सम्मेलन सोनपुर में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे, वो शाहजानंद सरस्वती, और सचिव जो थे कृष्ण सिंह थे ही। आगे है द्वितीय सम्मेलन देखे दोस्तों, तो आपका ये द्वितीय सम्मेलन 1934 में हुआ था, यानी 5 साल के बाद हुआ था, और गया में हुआ था द्वितीय सम्मेलन। याद रखिएगा किसान सभा के माने कि प्रांतीय किसान सभा के द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था, गया में हुआ था, 1934 में हुआ था। और अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे है कि तृतीय जो आपका ये किसान सभा हुआ था, प्रांतीय किसान सभा, इसका आयोजन हाजीपुर वैशाली में हुआ था, और ये 1935 में, यानी 34 के बाद 35। उसके बाद फिर से जो है ना अध्यक्ष आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती ही बनते हैं। यानी कि 2 गो में स्वामी शाहजानंद सरस्वती, पहला में याद रखिएगा शाहजानंद सरस्वती, और तो थर्ड वाला में, द्वितीय में पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे है बिहार के प्रथम क्रांतिकारी की बात करें, बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास के बारे में देखें तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना ही करते हैं 1906-7 में। और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन भी ये करते हैं। तो 6-7 की बात है दोस्तों, बाबा ठाकुर दास जो है ना, ये रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-7 में, और दी मदरलैंड समाचार पत्र की स्थापना ये करते हैं, मैंने प्रकाशन करते हैं। लेकिन मजहरुल हक भी द मदरलैंड समाचार पत्र के संचालन करते हैं, वो 1920 के करीब में ये करते हैं। तो मजहरुल हक भी थे, याद रखिएगा। आगे हैं यहाँ पे कि सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में देखा जाए तो इसने पटना में अनुशीलन समिति के स्थापना 1913 में किए थे। और जो है ना क्या है कि बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी को साजा मिला था, और इसमें ये पुस्तक लिखे थे बंदी जीवन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। बंदी जीवन जो पुस्तक है किसने लिखे हैं, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। तो कहाँ लिखे थे, बनारस षड्यंत्र केस के तहत जब जेल हुई थी, काला पानी की सजा हुई थी, उस समय इन्होंने लिखा था। आगे है कि बंकिम चंद्र मित्र के बारे में देखें तो ये अनुशीलन समिति के जो है ना ये सहयोगी संस्थापक होते हैं, जो पटना में स्थापित किया गया रहता है। और लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण जो है ना, लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण जो है 1915 में करते हैं। उसके बाद में क्या है, इसके सहयोगी जो होते हैं टीके घोष, उसके बाद में अखिल चंद्रदास गुप्ता, जो बिहार कॉलेज के जो स्थापना वगैरह होता है उसमें सहयोगी करते हैं ये लोग। आगे है दोस्तों को बैकुंठ शुक्ल जो थे हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को ये अंजाम दिए थे। और उसके बाद में फनी फणींद्र घोष जो है ना, लाहौर षड्यंत्र के गवाह जो है ना ये दिए थे, तो इसी का हत्या जो है ना बैकुंठ शुक्ल जो है ना आपका बेतिया में कर देते हैं। फणींद्र घोष का हत्या बैकुंठ शुक्ल कर देते हैं बेतिया में। इन्होंने क्या किया था, लाहौर षड्यंत्र के गवाह बने थे, लाहौर षड्यंत्र में जो घटना हुई थी उसके गवाह हुआ बने थे। और बैकुंठ शुक्ल का जो है ना ये मोतिहारी जेल में फांसी दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा किस जेल में, मोतिहारी जेल में। आगे है दोस्तों, आगे है कि मुजफ्फरपुर का बम कांड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये दोस्तों, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड। ये बम कांड जो है 30 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, छोटा डेट 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। अभियुक्ति जो है मैंने देखा जाए तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, ये दोनों इस आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। लक्ष्य जो था कि जज किंगफोर्ड्स को मारना था, लेकिन गलती से जो है ना वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री उसमें बैठी होती है और इनकी हत्या हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि प्रफुल्ल चक्की जो है ना आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने के बाद जो है कि इसका मुड़ी कटवा के जो है ना अंग्रेज सब बंगाल भेजता है कि पहचानने के लिए कि यही प्रफुल्ल चाकी है या कौन दूसरा है। तो ये ऐसे काम किया था अंग्रेज सब। उसके बाद में फांसी जो है आपको खुदीराम बोस को दे दी जाती है लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में। आगे है दोस्तों कि इनका जो वकील होते हैं खुदीराम बोस को, ये
कालिदास बसु होते हैं। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खुदीराम बोस के जो वकील कौन होते हैं, तो कालिदास बसु होते हैं। अब बिहार में होम रूल लीग की आंदोलन की बात करें तो ये बांकीपुर में स्थापना होता है। ये 16 दिसंबर 1916 को, याद रखिएगा। भारत में एनी बेसेंट वगैरह और तिलक करते हैं, और बिहार में जो है इसकी अध्यक्षता है आपको मजहरूल हक करते हैं। और इसका प्रशाखा जो है ना, मैंने कि मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाता है, प्रमुख शाखा, ठीक है, मजहरूल हक। और पटना में स्थापना होता है, आप याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1916 में, पटना में, बांकीपुर में। आगे है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर जो देखा जाए कि मुजफ्फरपुर में इसके जो ये होते हैं संस्थापक जो होते हैं जनकधारी प्रसाद होते हैं, और पटना में अपना ये याद रखिएगा मजहरूल हक, मुजफ्फरपुर में आपका जनकधारी प्रसाद होते हैं। आगे है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में उधर भी हम लोग देखें, यहाँ भी देख लेते हैं कि इसके जो है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था ये, याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी को महात्मा बना दिया ये चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे 1917 में ही, जब ये चंपारण सत्याग्रह में सफलता हासिल किए थे तब। तिनकठिया प्रणाली के विरोध, ठीक है, ये विद्रोह हुआ था, मैंने सत्याग्रह हुआ था तिनकठिया प्रणाली के विरोध, 3/20, याद रखिएगा ये। आगे है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण जो है ना लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दिया गया था कि आइए यहाँ के हालात देखिए, किसानों के कैसा हालात है, अंग्रेज द्वारा दिन पर दिन शुल्क बढ़ते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, और ज़बरदस्ती कृषि कराया जा रहा है, जो आगे जो है ज़मीन अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि अगर एक बार कृषि हो जाता था तो 4 साल तक जो है ना उसमें कोई नमी वगैरह नहीं होता था खेत में, और खेत पूरा बंजर हो जाता था, जिसलिए किसान सब भूख उनके फैमिली जो है ना भूखमरी के शिकार हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख आंदोलनकारी जो थे चंपारण में कौन कौन थे। तो ये कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। तो देखिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, और मजहरूल हक थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, और शंभू शरण थे। इसके अलावा जो थे राम मनोहर लोहिया वगैरह भी इसमें शामिल थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सॉरी, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो है चंपारण एक एग्रेरियन समिति बनता है, यानी कि इस समिति के तहत जो है ना तीन-कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये अप्रैल मई में जो है ना आपका 1918 में 1918 ईस्वी में जो है ना ये चंपारण एग्रेरियन समिति बनता है, और इसके तहत तीन-कठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है। और ये ना रांची में इस समिति का बैठक वगैरह होता है। गठनकर्ता जो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, याद रखिएगा, ये उपराज्यपाल उस समय बिहार के थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। और अध्यक्षता जो किया था ये FG सलाई, याद रखिएगा, ये सलाई अध्यक्ष था इसका चंपारण एग्रेरियन समिति का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य सदस्य देखा जाए तो गांधी जी थे, LC आदमी थे, और कृत्यानंद सिंह थे, DJ रीड और जी रैनी भी इसमें शामिल था। आगे है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी, इसके बारे में देखा जाए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सजाने के लिए दे देगा कि कब कहाँ पहुँचे थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के बारे में बात करें तो गांधी जी का पटना आगमन जो हुआ था आपका 10 अप्रैल 1917 में। मजहरूल हक और बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किए थे। मजहरूल हक से भी भेंट किए थे, क्योंकि मजहरूल हक पटना के ही थे, और बागान के संघ के सचिव जो थे जेम्स विल्सन से भेंट किए थे 10 अप्रैल 1917 को पटना में। और मोतिहारी जो आगमन हुआ था इनका, याद रखिएगा, 15 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को जो थे ये आपका मुजफ्फरपुर में थे। 15 अप्रैल मोतिहारी गए थे, याद रखिएगा, मोतिहारी कब गए थे? 15 अप्रैल में। याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? पूर्वी चंपारण की पश्चिमी चंपारण? तो इसमें याद रखिएगा पूर्वी चंपारण। देखिए 15 अप्रैल को कहाँ मोतिहारी पहुँचते हैं। मोतिहारी को अभी वर्तमान में पूर्वी चंपारण बोला जाता है। मोतिहारी तो है ही जगह, लेकिन पहले मोतिहारी जिला बोला जाता था। तो याद रखिएगा ये 15 अप्रैल को मोतिहारी मैंने पूर्वी चंपारण से ही शुरू होता है। आगे है कि दोस्तों बेतिया, जैसे मोतिहारी के बाद में जो बेतिया पहुँचे थे 22 अप्रैल को पहुँचे थे, और यहाँ हजारी मल जो धर्मशाला था वहाँ मैंने विश्राम मैंने रुके थे ये 22 अप्रैल को। उसके बाद में देखिए यहाँ आ गया 1918 में आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया जाता है, और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास जो है कि 24 मई 1918 को किया गया था। याद रखिएगा 24 मई आ गया ना, मई अप्रैल मई बोल रहे थे, तो मोतिहारी आश्रम, अच्छा ये आश्रम था, मोतिहारी आश्रम शिलान्यास जो हुआ था आश्रम का, ये महात्मा गांधी किए थे 24 मई 1918 को। बिहार में असहयोग आंदोलन देखा जाए तो देखिए दोस्तों एक और कहानी है दोस्तों, जैसे कि जो बतख मियाँ जो थे, बतख मियाँ ये महात्मा गांधी का जान बचाए थे। उसमें होता क्या है कि अंग्रेजों द्वारा जो है ना गांधी जी को जो है ना जहर देकर, मैंने भोजन में जहर देकर मारने का जो ठेका दिया जाता है बतख मियाँ को ही दिया जाता है, क्योंकि वो उनके कर्मचारी वगैरह रहते हैं छोटे से पोस्ट पर,
तो और इनको भी बोला जाता है कि अगर आप गांधी जी को जहर दे के मार देंगे तो आपको बहुत अच्छा से रखेंगे, हम लोग पोस्ट बढ़ा देंगे, यानी कि प्रमोशन कर देंगे और घर द्वार अच्छा बना देंगे। लेकिन गांधी जी को जो है ना बतख में बता देते हैं कि आप लोगों को आपको अंग्रेज मारने के लिए जहर दे रहा है, आप भोजन वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वहाँ पे गांधी जी का जान बतख में बचाता है। आगे दोस्तों, बिहार में असहयोग आंदोलन देखा जाए तो समर्थन में जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन के लिए हड़ताल हुआ था। आगे है कि इसमें जो है, इसमें देखिए दोस्तों, तो महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है ना 6 फरवरी 1921 में किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्थ के पटना आगमन देखा जाए तो 22 दिसंबर 1921 को होता है और इसका हड़ताल किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर हड़ताल स्टार्ट हो जाता है 22 दिसंबर 1921 को, याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता जो थे शाह शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर में नेतृत्व कर रहे थे। गुलाम इमाम जो थे पटना में नेतृत्व कर रहे थे, और गोरख प्रसाद जो थे मोतिहारी में थे। राजेंद्र प्रसाद और धर प्रसाद भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, नेता थे। आगे है आगे है दोस्तों कि स्वराज दल, इसका स्थापना 1923 में होता है, मैंने बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में। इसके अध्यक्ष जो बिहार में रहते हैं, केंद्र में तो आपका जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू रहते हैं, और यहाँ देखा जाए बिहार में तो नारायण प्रसाद थे, नारायण प्रसाद। आगे है दोस्तों कि इमारत ए सरिया जो है ना फुलवारी का गठन कौन किया था? इमारत ए सरिया यानी फुलवारी का गठन मौलाना सजाद जो थे इसके संस्थापक थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और 1912 में आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था, याद रखिएगा। उसका अध्यक्ष मधुलकर किए थे। आगे है दोस्तों कि शाहाबाद से जो है ना नाशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये याद रखिएगा, इस समय शाहाबाद से नाशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। अब देखते हैं यहाँ पे है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन जो उसको 27 में नियुक्त किया गया था और 28 में भारत आया था, याद रखिएगा। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर जो हुआ था साइमन कमीशन के आने के लिए, तो 1 नवंबर 1927 को हुआ था। और लीडर मैनिफेस्टो पर जो है ना हस्ताक्षर करने वाले जो बिहार के नेता थे वो अली इमाम, सज्जदानंद सिन्हा और इस्माइल खां थे। इसी के तहत जो है ना इसको जो है आपको साइमन कमीशन का बहिष्कार करना था। आगे है दोस्तों कि अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा की स्थापना भी की गई थी। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन जो हुआ था आपका 12 दिसंबर 1928 को हुआ था, याद रखिएगा। जो साइमन कमीशन आया था तो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। जो आयोग का स्वागत जो किया था, ये डुमराव का जो राजा है उसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। डुमराव का जो महाराजा है ये साइमन कमीशन का जो है ना स्वागत किया था। बिहार में देखा जाए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दांडी यात्रा में बिहार से प्रतिभागी जो थे ना, मात्र एक व्यक्ति भाग लिए थे बिहार से, जो दांडी यात्रा था। गिरिवरधारी चौधरी जो थे, कारो बाबू के नाम से जाने जाते हैं, ये भाग लिए थे गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना जो हुई थी 1930 में, मई 1930 में हुई थी। सोडे के से नमक बनाने पर बल दिया गया था। पटना में जब आंदोलन हुआ था तो सोडा वगैरह पर बल या नमकीन मिट्टी से ये नमक बनाकर इसका सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। आगे दोस्तों कि सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सारण और चंपारण से, याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। प्रमुख नेता देखा जाए तो मोतिहारी से आपका राजेंद्र प्रसाद थे। जेबी कृपलानी जो थे मोतिहारी से ये भी थे। और बिपिन बिहारी वर्मा जो थे सारण और चंपारण दोनों जन से थे आपका। बिपिन बिहारी वर्मा ये नेतृत्व कर रहे थे आपका ये जो नमक सत्याग्रह था, ये बिहार में ये लोग अपना कर रहे थे। आगे है दोस्तों बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो है ना 1953वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, याद रखिएगा। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसका अध्यक्षता आपका ये किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका अध्यक्षता यहाँ दिया हुआ है, अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे, याद रखिएगा। रामगढ़ जो है ना उस समय झारखंड साथ में था, इसलिए बिहार में ले लिया जाता है। तो ये बिहार में नहीं, झारखंड में है रामगढ़, जो ये अधिवेशन हुआ था। आगे है कि बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें केंद्र में जो थे आपका ये विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही, दूसरा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय जो थे ब्रह्मगुप्त थे। तो बिहार में जो प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही एक श्री कृष्ण सिंह थे।
और द्वितीय जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे। याद रखिएगा, इस बार बन सकता है 69वीं बीपीएससी में। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं या बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोग याद रख लीजिए, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। उसके बाद देखिए कि ये जो थे आपका श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रह, इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय तो गया से किया गया था, और अनुग्रह नारायण सिंह को पटना से किया गया था। आगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। इसमें है कि राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को हो गया था। गिरफ्तारकर्ता जो थे डब्ल्यू.जी. आर्चर, याद रखिएगा डब्ल्यू.जी. आर्चर यही है जो 7 स्टूडेंट था उसको मारने के लिए ये आदेश दे दिया था। ये जिला अधिकारी पटना का था और इनको बांकीपुर जेल में डाल दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। आगे है महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो है ना, इस गिरफ्तारी से और ये आंदोलन स्टार्ट होता है तो ये इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है ना आज़ाद राष्ट्र का गठन किया जाता है, और ये जो गठन करते हैं राजविलास जंगल जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पे गठन करते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपका जयप्रकाश नारायण से कि ये कब जो है जो इनको किस जेल में डाला गया था? तो याद रखिएगा, इनको जो है ना झारखंड के हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था, और उस जेल से नवंबर में रात में, यानी कि जब ये दीपावली की रात में भागे थे और अपने साथ कई सहयोगी के भाग कर वो लेके साथ में भागे थे और वो तराई के क्षेत्र में छुप गए थे। तो वहाँ से वहीं पे आज़ाद राष्ट्र 1943 में स्थापित करते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि किस समय भागे थे? दीपावली की रात में भागे थे। चलिए आगे है दोस्तों। तो आगे है कि छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। आगे है कि ये है कि महिला चरखा क्लब, जो महिला चरखा क्लब था, ये कदम कुआं और पटना द्वारा जुलूस निकाला गया था। यानी कदम कुआं में पटना, कदम कुआं जो जगह है पटना में, वहाँ जुलूस निकाला गया था। महिला चरखा क्लब द्वारा जुलूस निकाला गया था। उसका अध्यक्ष जो थी आपका भगवती देवी थी। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राजेंद्र प्रसाद बने थे उन्हीं की बहन भगवती देवी थी, जो आपका महिला चरखा क्लब द्वारा जुलूस निकाली थी। आगे है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ध्रुव दल की स्थापना किए थे। आगे है दोस्तों, यहाँ पे है कि पटना गोलीकांड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डेट याद रख लीजिए, एकदम एकदम आएगा तो आएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना में जो है ना गोलीकांड हुआ था, और इसमें 7 छात्रों को जो है ना मृत्यु हो गया था, और ये जो गोली चलाने का आदेश दिया था डब्ल्यू.जी. आर्चर। याद रखिएगा, ये पटना का जिलाधिकारी डीएम था, ये याद रखिएगा। आगे है कि ये कांड जो हुआ था गोलीकांड, सचिवालय कांड, ये याद रखिएगा, पटना सचिवालय गोलीकांड। तो इसमें हुआ था जो कि जो व्यक्ति थे आपका उमानंद प्रसाद सिंह, जो नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। उसके बाद में राजेंद्र सिंह बनवारी चक के रहने वाले सारण के ये भी थे। उसके बाद जगपति कुमार एक खरारी औरंगाबाद के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा एक खडहरा भागलपुर के रहने वाले थे, सतीश प्रकाश झा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये राम गोविंद सिंह दशरथ पटना के रहने वाले थे, राम गोविंद सिंह। और देवीपत चौधरी जो थे सिलहट जमालपुर के रहने वाले थे, मुंगेर में पड़ता है, और ये सबसे कम उम्र के थे देवीपत चौधरी। उसके बाद में है दोस्तों रामानंद सिंह, ये शहादत नगर जो है ना पटना के रहने वाले थे। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका मैंने कि पटना जो सचिवालय कांड हुआ था उसमें शहीद नहीं हुए थे, चाहे हुए थे, इस टाइप के दे देगा, तो याद होना जरूरी है। 11 अगस्त याद रखिएगा 1942 में इनकी हत्या जो है ना करने के लिए, यानी गोली चलाने का आदेश डब्ल्यू.जी. आर्चर दे देता है। आगे दोस्तों परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो प्रांतीय सरकार का जो गठन है ये 2 जनवरी 1946 को किया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रांतीय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था 1946 में? तो ये कृष्ण सिंह के। 64वीं बीपीएससी उठा कर देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। आगे है दोस्तों कि प्रांतीय किसान सभा, वो जो था प्रांतीय सरकार का गठन था, ये किसान का गठन है। तो ये 1929 में जो है एक सचिव जो थे आपका श्री कृष्ण सिंह थे, सचिव श्री कृष्ण सिंह, और अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या है? तो ये मुरली भरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम मुरली भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो है कि पूरा बिहार का जो है ना इतिहास देख लिए। जो महत्वपूर्ण इतिहास था हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया, बिहार का प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक। और इस तरह से जो है कि आपका पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको लगता है कि हाँ, ये इस टाइप का और भी वीडियो आपको चाहिए, तो बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। इसके अलावा हम जो है कि खुद बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें मेरे पास बहुत सारे बुक है, उसका अलग अलग कंटेंट जो इंपॉर्टेंट होगा हम आप सभी को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर चाहते हैं कि आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।